नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार में चर्चा कर लेंगे कि क्या हो गया। बाजार में फिर से गिरावट आ गई। कल तो ऐसा हो रहा था डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। देखो क्या है, कल निफ्टी जो पुट कॉल रेशियो है ना, वो ओवरसोल्ड था। तो एक ट्रिगर की जरूरत थी, वो ट्रिगर दे दिया गौर साहब ने और वो बाजार वहां से रॉकेट हो गया। लेकिन वो फिर वही मेरी कल वाली बात है कि बस शादी तो बसंती से करनी है, मौसी के खुश होने से कुछ हो नहीं रहा। तो ये जो लोग हैं, ये तो मौसी है भाई। अल्टीमेटली ट्रम्प का कहना है, अगर ट्रम्प कुछ कहे तो बात बने। ट्रम्प और मोदी जी की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। आज बाजार ऊपर खुला 100 पॉइंट ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ, और बाजार में ऊपर से गिरावट देखने के लिए मिली और काफी अच्छा खासा नीचे करेक्ट होकर बंद हुआ। अगर आज विदेशी संस्थागत निवेशकों के ऊपर नजर डालेंगे तो 1499 करोड़ रुपए की बिकवाली कही है। वहीं DII ने 1181 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, 99 रुपये बना हुआ है। उसी के कारण मेटल से रिलेटेड जो स्टॉक है उनके अंदर आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। रुपया 90 रुपये 20 पैसे में बना हुआ। आज वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए आज वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली। बाजार ने आज फिर चकमा दे दिया। अगर आपने IPO में एप्लीकेशन लगाई है BCCL में, तो आप भाग्यशाली होंगे, तो मिलेगा, क्योंकि ये 146 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। अगर बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों की, तो उन्होंने कम नहीं ज्यादा है 311 गुना सब्सक्राइब किया है। हाँ जी, रिटेल निवेशकों ने 49 गुना सब्सक्राइब किया है। मतलब आज बहुत भाग्यशाली होंगे जो आपको IPO मिलेगा, सही बता रहा हूँ। आज फिर जो कॉल पुट करने वाले हैं उन्होंने आज फिर फंसा दिया, क्योंकि कल निफ्टी में लोगों ने बहुत पुट बेची। जब ये ट्रिगर आया कि कल अमेरिका की डील होने वाली है ना, तो लोगों ने पुट दबा दबा के बेची और कॉल की पोजीशन बनाई। उन्हें ऐसा था कि यार ये बाजार अब ना, कल डील होने वाली तो बाजार यहाँ से भागेगा। लेकिन बाजार ने उन्हें फिर चकमा दे दिया और फिर पटकनी दे दी, और उन्होंने पुट बेची, कॉल की पोजीशन बनाई। बाजार ऊपर खुला तो लोगों और जो थोड़ी बहुत जिसने रख भी रखी थी उनने भी बेच दी। कहना हटा यार, अब तो बाजार ऊपर ही चलेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था आज। और बाजार ने फिर आज फंसा दिया और नीचे दे मारा। देखो आज TCS और HCL के नतीजे आए हैं। नतीजे वो है, मतलब कोई ज्यादा तोड़फोड़ नहीं रही, लेकिन नतीजों में जो अभी नया कानून बना है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। अब लेकिन इससे भी ज्यादा जो बाजार के अंदर महत्वपूर्ण चीज है ना, वो है आने वाले जो बजट है ना, बजट। बजट में जो भी कुछ होगा वो प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी कि क्या होने वाला है। इस पर बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, मनसुख मंडारिया जो है, उन्होंने जो 10 मिनट की डिलीवरी है उस पर रोक लगा दी है कि भाई 10 मिनट की जो डिलीवरी है वो नहीं चलेगी। ये कहीं ना कहीं जो क्विक वर्कर है उनसे नाइंसाफी है। वो तेज गाड़ी चलाते हैं, उनकी जान को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले प्रत्येक कंट्री पर, जो ईरान से व्यापार करती है, उस पर 25% अत्यधिक टैरिफ लगाने की घोषणा करी है। तो बयान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो जैसे LNT फूड है, KPR मिल, ये जो सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, हम वहाँ क्या बेचते हैं और वहाँ से हम क्या खरीदते हैं। तो अगर बात करेंगे बेचने की, तो हम जो कुछ दवाइयाँ हैं जो वहाँ बेचते हैं, कुछ जो चावल है, बासमती राइस हमारा, हम ज़्यादातर ईरान बेचते हैं लगभग 13% के आसपास। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, मतलब ज़्यादातर चावल और फार्मास्यूटिकल, वहाँ से हम क्या खरीदते हैं, सूखे मेवे खरीदते हैं, और मतलब रॉ मटेरियल खरीदते हैं केमिकल का। तो अल्टीमेटली 75% और प्लस 25%, मतलब ये मान के चलो 75% हो जाएगा। 50% ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ये आज जो स्टॉक मार्केट में दबाव बनाया, वो बनाया तुम्हारा फार्मास्यूटिकल की कंपनियों ने। फार्मास्यूटिकल की कंपनियों ने क्यों दबाव बनाया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, और 50% के टैरिफ में हम पहले से ही है, तो 75% हो जाएगा। कोई भी कंपनी इतना मार्जिन लेकर काम नहीं करती, तो जाहिर सी बात है कि कंपनियों पर दबाव देखने के लिए मिला। पाकिस्तान अलग ही कॉन्फिडेंस में जी रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि अब हमें IMF की जरूरत नहीं है, हम इतना पैसा ऑलरेडी हम कमा लिए हैं कि अब हम IMF को ही लोन दे देंगे। चक्कर क्या हो गया, देखो क्या है, पाकिस्तान ने जो उनका शायद JF-70 विमान है, वो उसने इंडोनेशिया को 40 विमान, कुछ बांग्लादेश को, और कुछ उनने अजरबैजान को, ऐसा करके कुछ जो देश है ना उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये केवल एक ड्रील मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, डील नहीं हुई है। डील जब होती है जब मतलब आपके सहमति हो जाए कि हम आपसे इतने खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है कि हाँ ठीक है, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते। इसमें अगर बात करोगे, जो अभी JF-70 विमान जो है सऊदी अरब को बेचना चाह रहा है, वो तो सऊदी अरब का क्या है चक्कर कि सऊदी अरब का $2 बिलियन का लोन है पाकिस्तान पे। तो वो सऊदी अरब कह रहा है कि उस लोन को आप कन्वर्ट कर लो
या आप हमें फाइटर जेट दे दो, तो वो लोन तो तुम पे दिया नहीं जाएगा। अगर बात करें ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो उनका डेट टू जीडीपी है, मतलब 286 बिलियन डॉलर का कर्ज है। उसका अगर आप ब्याज देखो ना पर साल का, तो पाकिस्तान 27 बिलियन डॉलर का ब्याज ब्याज देता है। और इनकी पूरी डील अगर जोड़ भी लेना, हालांकि पैसा नहीं आना इनमें से, ज्यादातर कुछ तो वे हैं जो बड़ी डील है जिन पे पैसा ऑलरेडी पाकिस्तान पे था, पाकिस्तान दे नहीं पा रहा था, तो उनके उनसे फाइटर जेट में कन्वर्ट कर लिया, समझ लो। 26 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान एक साल में ब्याज देता है, और डील की टोटली वैल्यू 3-4 बिलियन डॉलर है। 2 बिलियन डॉलर के आसपास में सऊदी अरब की, और बाकी सब मिला उला के। लेकिन पाकिस्तान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया, बोले हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा है कि हम तो जो है आईएमएफ की भी जरूरत नहीं। आईएमएफ 8वीं किस्त पे जी रहे हैं अभी। आईएमएफ ने उनकी पीआईए पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचने के लिए बोल दिया कि तुम इन्हें बेचो, तुम्हारा कोई मतलब की बात तो रह नहीं गई है। काम हम भी नहीं है कभी आपको लगे कि हमने 1 रुपए की उधार नहीं ले रखा। हमने 196.77 लाख करोड़ रुपए का उधार ले रखा। भारत के ऊपर भी कर्ज है। अगर बात करोगे भारत कितने रुपए का कर्ज का ब्याज देता है, देखो हमने वर्ष 2022 और 23 में जो है वो 7 लाख करोड़ का ब्याज दिया था। वर्ष 2024 और 25 में हमने 10 लाख करोड़ का ब्याज दिया था। और अभी अगर 25 और 26 की बात करें, तो 12,70,000 करोड़ का हम ब्याज देंगे। हमारे पास में लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो हम इतने बड़े बल्लम साहब भी नहीं है कि भारत बोल दे कि हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा, कर्ज हो क्यों जाता है? यार तुमने कभी सोचा कि ये जो इतने दिन आय रेवड़ी बांट रही हैं जो सरकारें, 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए हर बहन को दे रही, लाडली बहन योजना और लाडले भैया योजना, ये सब पैसा जाएगा कहाँ से? तेल तो तिलों में से ही निकलेगा भाई। जनता को इन चीजों से मतलब तो है नहीं। डेट टू जीडीपी कुछ भी हो, सरकार क्या करती है? सरकार और कर्ज ले लेती है। कर्ज लेकर उधार उधार लेकर घी पी लेते हैं। यही पाकिस्तान में चल रहा है। तो चूंकि पाकिस्तान की तो इकोनॉमी हमारे से बहुत छोटी है, हमारी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से हमने 2 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है। लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास में इकोनॉमी है। तो हमारा डेट टू जीडीपी अगर देखो तो 10.40% के आसपास में, 40% के आसपास। और अगर आप जीडीपी का 60% भी है तो हेल्दी माना जाता है, मतलब हम उस कंट्रोल में हैं। अमेरिका के जितने नहीं है कि जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा का कर्ज है। ऐसा समझ लो कि हमारे 5 लाख करोड़ की जीडीपी है और हमने 6 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है। अमेरिका की स्थिति ये चल रही है। ईरान वाली सिचुएशन अभी जो बाजार में अंदर आज गिरावट देखने के लिए मिली, वो गिरावट इसीलिए देखने के लिए मिली कि लोग बाग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि होने क्या वाला है। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अभी ऐसी भी खबरें चल रही है कि ईरान ने नेगोशिएशन के लिए एक विंडो खोली है, और अमेरिका चाहता है कि आप जीरो न्यूक्लियर पॉलिसी को अपनाओ। आप जो अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को ईरान में आने के लिए ईरान ने मना कर दिया था कि आप जो न्यूक्लियर वगैरह से रिलेटेड देखती हैं कि कहाँ रखा है, उसका आप क्या यूज कर रहे हो, उस वो न्यूक्लियर पावर का, कि उसे बंद कर दिया था। बोले अमेरिका चाहता है कि एक तो सत्ता परिवर्तन हो, और फिर दूसरा अधिकतर जो है ना एक्सेस मिले। क्या इसके बाद में भी ईरान के अंदर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो रुक जाएगा? तो अंदेशा तो कम लग रहा है कि रुक जाएगा। बाजार के अंदर जो गिरावट है, जो ऊपर से बिकवाली आ जा रही है, उसके पीछे वजह डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ क्या बोलेंगे और क्या करेंगे ये तय नहीं। कभी हमारे डील वाले मुद्दे पे कुछ नहीं बोला, अभी कुछ सुधरा तो था नहीं। बाजार में जो कल गिरा तेजी आई थी वो सेंटीमेंट की तेजी थी, बस सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया, बाजार वहीं से ऊपर चल पड़ा। अभी आज कोई खबर ही नहीं आई। हालांकि भारत ने आज 19 समझौतों पे जर्मनी के साथ में समझौता किया है। वो लोग 76,000 करोड़ रुपए के समझौते हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ जो सबमरीन है, जिसे हम पनडुब्बी बोलते हैं, लगभग लगभग 6 पनडुब्बी बनेगी जो 76,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। उन्हें मजगांव डॉक, जो कि भारत की एक कंपनी है, भारत में ही बनाएगी। उन पनडुब्बियों का क्या लाभ है? जब जर्मनी वाले मामले पे हम पहले ईरान वाले मामले पे समझ लो। ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन इतना हो रहा है कि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहां पे। और वहां पे आए दिन जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से ईरान में जो प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर सरकार हमला कर रही है, मतलब सरकार के द्वारा फाइट गोली मार दी जा रही है, तो उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर आप इस तरीके से वहां की जनता के साथ में बर्ताव करोगे तो मुझे मजबूरन आपके ऊपर फाइटर जेट से हमला करना पड़ेगा। मतलब अमेरिका हमले के लिए रेडी खड़ा है, रेडी टू अटैक खड़ा है, किसी भी समय हमला हो सकता है। यही बस चिंता जो है लोग खाई जा रही है। क्योंकि अमेरिका जब हमला करेगा तो क्या वो उनकी ऑयल के जो भंडार है उनके ऊपर हमला करेगा, ये भी एक देखने का विषय होगा। क्या वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है वहां पे, या उनके जो
ठिकाने हैं वहाँ पर, क्या उनकी जो राजधानी है उसमें हमला करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। इस तरफ से अगर ईरान की तरफ से देखें तो ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और इसके बीच में कतर ने कहा है कि किसी भी तरीके की एक गलती दोनों देशों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि इधर ईरान ने अभी कतर में जो अल उद एयरबेस है ना उस पे मिसाइल दाग दी थी। हालांकि उसको बोला था, किसने, कतर ने बोला था कि आपने हमारी जो अखंडता और संप्रभुता है उस पर हमला किया है, पर लेकिन ईरान ने कहा कि हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम मिसाइल से हमला करने वाले हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन कतर ने इसको गलत सिद्ध किया कि ये गलत है आपका तरीका, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका अगर हमला करेगा तो उसकी एवज में अमेरिका कम मारेगा और इसराइल ज्यादा मारेगा, इतना तय है। कि इसराइल ज्यादा क्यों मारेगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि इसराइल पीछे से काम इसराइल ही कर रहा है, अमेरिका का तो मन मुखौटा है, क्योंकि अमेरिका से कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इन केस ऐसा समझ लो भाई, जो अमेरिका है ना, अमेरिका नाटो का सदस्य है, अगर इसराइल अमेरिका के ऊपर हमला कर देता है तो इसका मतलब नाटो के 32 देशों पर हमला कर दिया, तो ईरान वो गलती नहीं करेगा जो इराक ने की थी। इराक ने क्या किया था, इराक को मारने 32 के 32 देश गए थे। आज इराक का कोई नाम निशान नहीं है, सीरिया का कहीं नाम निशान नहीं है, लेबनान का कहीं नाम निशान नहीं है। मतलब ये देश हैं, अस्तित्व में है, लेकिन इनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। कारण ये है कि अमेरिका से डायरेक्ट भिड़ने की कोई गलती नहीं करेगा, इतना ईरान भी जानता है। इसीलिए ईरान ने एक विंडो खोली है नेगोशिएशन की कि भाई हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हुड़की जरूर देता है ईरान कि मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा, आप ये कर दूंगा, लेकिन वो एक प्रेशर टैक्टिस है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर टैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईरान इतना तो जानता है कि डायरेक्ट हमला करना मतलब कहीं ना कहीं अपनी शामत लाना है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 5 में लिखा है, जो नाटो है ना, नो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके चैप्टर 5 में लिखा है कि अगर कोई भी देश किसी भी देश के 32 देशों में हमला कर देता है तो ये 32 के 32 देश उस देश के ऊपर हमला करेंगे, ये उनके चैप्टर 5 में लिखा है। तो अगर ये अमेरिका के ऊपर हमला कर देता है तो वो उस नाटो का जो उनका चैप्टर 5 है उसका उल्लंघन हो जाएगा। उसका उल्लंघन होने का मतलब 32 के 32 देश मिलकर मारेंगे। हालांकि अमेरिका ही बहुत है, लेकिन अमेरिका को मुखौटा बना रहे हैं, पीछे से काम दूसरे लोग कर रहे हैं। इसराइल इसराइल ने जब कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं ईरान के लोगों से बोलता हूँ कि इस खामनेई सरकार को उठा कर फेंक देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए, और आपको अपने देश के अंदर अमन और शांति की बात करनी चाहिए, तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ पक रहा है। और जब अभी गाजा में हुआ क्या था, अभी ये चीजें कोई बताएगा नहीं इतना डीपली। गाजा में जब इनका पीस प्लान चला तो उसमें पीस प्लान होने के बाद उन्होंने मना कर दिया। किसने मना कर दिया, गाजा में जो हमास है उसने कह दिया हम इस मानते नहीं। बाद में अगर उसको डीपली जाकर पढ़ा जाए कि पाया जाए कि ऐसा क्या हुआ, तो उस पर पीछे जो बैक सपोर्ट थी ना वो थी ईरान की। हिजबुल्ला, हमास, लेबनान, जितने भी या हूती समुदाय, जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों के पीछे अगर कोई फंड प्रोवाइड करता है तो वो ईरान है, ऐसा अमेरिका और इसराइल मानता है। मैं नहीं मानता, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा इसराइल और अमेरिका मानता है। तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि अगर ईरान को ही हटा दिया जाए, ईरान का ही फंड कुचल दिया जाए, ईरान को ही जो मैन आदमी है जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है उसी को खत्म कर दिया जाए, तो ये जो छोटे मोटे बार बार फंड उठाते हैं इनका ऑटोमेटिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक इन्हें पीछे से फंड मिलता रहेगा तब तक ये आते रहेंगे लड़ने के लिए। इसीलिए ईरान के ऊपर बार बार रह रहेगा टारगेट किया जा रहा है। बात करेंगे हम जर्मनी वाले मामले पे। देखो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, वो जो जर्मनी के चांसलर हैं उनका बहुत भव्य स्वागत किया उन्होंने गुजरात में, वो भी गुजरात में। और लगभग लगभग 26 समझौतों पर सहमति बनी है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी, और उनकी कुछ कंपनियां जैसे जर्मनी की और भारत की मजगांव डोक जैसी कंपनियां, उनके बीच में सहमति बन गई है। 19 मुद्दों पे तो 100% सहमति बन गई है, और बाकी चीजों पर बात चल रही है, जिसमें एक वीजा अराइवल भी शामिल है और तुम्हारा एआई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो मामला ये है कि एक तरफ अगर आप अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका के सिंपल मानना है कि भाई मैं बन रहा हूँ, उनने अपने आप ही लिख के कह दिया, कहना भाई देख मैं कार्यकारी राष्ट्रपति हूँ वेनेजुएला का। उनने कल अपनी पोस्ट कर दी, कल ही उनने पोस्ट कर दी कि भाई ये जो मार्को रूबियो है ना, ये जो क्यूबा के राष्ट्रपति हो सकते हैं। यार मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जो मेरी शॉर्ट वीडियो है वो भी देखा करो, मतलब आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो कहने का मतलब क्या, क्यूबा का राष्ट्रपति मार्को रूबियो को कह दिया, बोला ये मार्को रूबियो है, उसे कह दिया ओए ठीक है मैं अब प्रेसिडेंट हूँ,
चक्कर ये एक बात बताऊं मैं तुमसे, अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने अभी अपनी कंपनियों को बुलाया और बोला कि आप इसराइल वेनेजुएला के अंदर तेल निकालो, तो उनकी कंपनियों ने मना कर दिया। क्यों कर दिया, उसके पीछे वजह ये है, उनकी कंपनियां ऐसा मानती हैं कि आपका कोई पता तो है नहीं, आप अभी कुछ कह रहे हो, थोड़ी देर बाद कुछ कहोगे, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में टाइम लगता है, 6 महीने 7 महीने लगे, पता चले आप इतने दिन में मन बदल गए है, नहीं ऐसा नहीं है, तो हमारा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, हमें कुछ दिन समय चाहिए। क्योंकि वेनेजुएला की जो धरती में ना, मतलब थोड़ी सी इम्पैक्ट पाया जाता है, इम्पैक्ट ये पाया जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने देश प्रेमी ज्यादा हैं। मतलब आपने राष्ट्रपति को उठा लिया, वो सब वहां तक तो सब ठीक है, वहां पे आपने अपना ऑर्डर, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है ना वहाँ, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आपने दुनिया में सिद्ध कर दिया कि आप पावरफुल राष्ट्रपति हो, किसी के देश के राष्ट्रपति को उठा लिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिसे काम करना है, वहाँ की जो भूमि है ना, आप अगर उसका इतिहास भी निकाल के देखोगे ना वेनेजुएला का, तो मतलब कोई भी इस तरह से तानाशाही करके उनके ऊपर राज कर नहीं पाया। वो उखाड़ फेंकती है उनकी जो जनता है। जनता आज भी जो ईरान के अंदर चल रहा है वो वहां पर नहीं है। आप देखो कि वो जो जनता है ना, वेनेजुएला की जो जनता है ना, वो वास्तविकता में थोड़ा सा अलग ही लेवल की है। तो इसलिए इतना जल्दी आसान नहीं होगा जितना जल्दी हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, अगर भारत के डिकोड किया जाए बाजार को, देखो बाजार है अनिश्चितताओं का खेल। अभी एनएससी का आईपीओ आने वाला है, अभी जो सेबी के चीफ चेयरपर्सन है तुनिकांत पांडे, उन्होंने कहा है कि आने वाले 1 महीने में हम जो एनएससी के आईपीओ को, एनएससी की जो एनओसी दे सकते हैं। अब एनओसी मिलेगी तो जाहिर सी बात है इस साल के मध्य साल तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आईपीओ आ जाएगा। ये हर साल के पहले महीने में सहमा गर्मी रहती है कि आईपीओ आएगा, आईपीओ आएगा, लेकिन फिर वो बात ढीले बस्ते में चली जाती है। आईपीओ आना, इसकी वैल्यूएशन क्या रहनी है, कौन इसमें माल बेचेगा। देखो एनएससी का आईपीओ है ना, अगर आएगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारा एसबीआई है, एलआईसी है, जो म्यूचुअल फंड है, कैनरा, जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, वही अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। और इसकी जो वैल्यूएशन आकी जा रही है वो लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आकी जा रही है, कि 1 लाख करोड़ के आसपास इस पे आईपीओ आ सकता है। अब कितना रहेगा, कितने परसेंट डाइल्यूशन होगा, वो तो पूरी जब डीआरएचपी फाइल होगी, डीआरएचपी फाइल होने के बाद में कितने रुपए पे आ रहा है क्या है वो निकलेगा। लेकिन जब से सहमा है तो वो जब ऑफ मार्केट में उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, थोड़ा सा प्रीमियम मिलने लगता है। लेकिन बीसीसीएल में अगर आपने आईपीओ में लगाया है तो बहुत भाग्यशाली होंगे, मिलेगा 146 में से एक को मिलना है। वैसे 310 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो भैया भगवान से दुआ मनाओ कि मिल जाए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर आईपीओ मिल गया कितने परसेंट मिल सकता है प्रॉफिट, तो 50% तो मिलना ही मिलना चाहिए। मतलब 6,000 रुपये, 6,500 के आसपास प्रॉफिट देखने के लिए मिलना चाहिए, अगर लग जाता है तो वैसे बहुत लकीली होगा जब लगेगा, क्योंकि सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कारण ये है कि कंपनी डेट फ्री है, मतलब कोई कंपनी को उधार की आवश्यकता नहीं है, कोल इंडिया की सब्सिडरी है कंपनी। ऐसे काम, मतलब जो जिस इंडस्ट्री में काम करती है कंपनी, स्टील, स्टील की हमेशा डिमांड रहने वाली है, और स्टील का रॉ मटेरियल बनाती है, मतलब देती है एक तरह से, तो कोयला नहीं है जो बीसीसीएल देखने में लग रहा है, नहीं, स्टील का जो रॉ मटेरियल लगता है वो ये बीसीसीएल देती है। आपको लग रहा होगा ना, कोकिल कोल इंडिया लिमिटेड, बोले यार ये कोयला वगैरह खरीद खोदती है ना, कोयले वाली तो कोल इंडिया है। ये जो बीसीसीएल है ना, ये जो स्टील हमारे देशों में लगती है, अपोलो पाइप है, हरिओम पाइप है, जितनी भी स्टील वगैरह का कंपनी है, उन स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी 3-4 साल से प्रॉफिट में है। और मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि एक थोड़ा सा नेगेटिव ये है कि कंपनी का आईपीओ के बाद में भी थोड़ी सी गुंजाइश बच जाएगी, कि इसके बाद में भी ओएफएस के जरिए या प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी और डाइल्यूट कर सकते हैं। आज वीडियो लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पिन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।